आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। इस पार्ट में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी सर्विसेज, एक्टिविटीज़ और फैसिलिटीज़ शामिल होती हैं जो किसी भी इकोनॉमी और सोसाइटी को स्मूथली चलाने में मदद करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी एंड बैंकिंग। एंड सेकेंड पार्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ और हाउसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अब देखते हैं ब्रिटिश रूल के समय इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट और टेलीग्राफ का डेवलपमेंट किया था। लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव इंडियंस का डेवलपमेंट करना नहीं था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि रॉ मटेरियल्स को आसानी से पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके ताकि उन्हें ब्रिटेन भेजा जा सके। साथ ही उन्हें पूरे इंडिया पर अपना कंट्रोल भी बनाए रखना था। इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग किया था, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। अब इसे भी हम अलग अलग पॉइंट्स में डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट, रोड्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोड्स के डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था फंड्स की कमी। जो रोड्स बनाए भी गए थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव था आर्मी को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना, रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक पहुंचाना। इसके अलावा ऑल वेदर रोड्स भी बहुत कम थी। रूरल एरियाज़ तक अच्छी रोड्स नहीं पहुंच पाई थी। इस वजह से जब भी बारिश होती थी तब विलेजेस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था। और अगर कहीं फेमाइन या नेचुरल कैलामिटीज़ जैसी सिचुएशन आ जाती थी तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सेकेंड, रेलवेज़। ब्रिटिश रूल का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रेलवेज़ था, जिसे लगभग ईयर 1850 के आसपास इंडिया में शुरू किया गया। रेलवेज़ की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पहले की कंपैरिजन में काफ़ी आसान और तेज़ हो गया। इससे अलग अलग एरियाज़ के लोगों के बीच कम्युनिकेशन बढ़ा और नेशनल इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा मिला। रेलवेज़ की वजह से एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन बढ़ा और फॉरेन ट्रेड को भी फ़ायदा हुआ। लेकिन इन सभी का सबसे बड़ा फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला। शुरुआती समय में रेलवे कंस्ट्रक्शन का खर्च इंडियन इकोनॉमी पर ही डाला गया, इसलिए उस समय इंडियंस को रेलवे से फ़ायदा कम और इकोनॉमिक बर्डन ज़्यादा उठाना पड़ा। इसके अलावा पहले बहुत से विलेज सेल्फ सफिशिएंट थे, लेकिन रेलवेज़ के आने के बाद उन्हें मार्केट इकोनॉमी के साथ जुड़ना पड़ा। इस नए सेटअप में खुद को ढालने के लिए लोगों को समय लगा, इसलिए शुरुआत में रेलवेज़ को इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं माना गया। थर्ड है एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ब्रिटिशर्स ने एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट का भी डेवलपमेंट किया, लेकिन इन दोनों का डेवलपमेंट बहुत ही लिमिटेड था। इनलैंड वाटरवेज भी डेवलप किए गए थे, लेकिन उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी खास फ़ायदा नहीं मिला। फोर्थ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए उस समय पोस्ट और टेलीग्राफ सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स थे। टेलीग्राफ की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखती थी। इससे उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी आसान हो जाता था। हालांकि टेलीग्राफ एक एक्सपेंसिव सिस्टम था। वहीं दूसरी तरफ पोस्टल सर्विसेज आम लोगों के लिए अवेलेबल तो थी, लेकिन उनकी सर्विसेज इनफ नहीं थी। रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब सवाल आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया ही क्यों? क्या उनका एम इंडिया का या इंडियंस का डेवलपमेंट करना था? नहीं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करना था। आइए इसे भी पॉइंट्स के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट, आर्मी को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना ताकि उनको कंट्रोल करने में, उन्हें यहाँ से वहाँ भेजने में ट्रांसपोर्ट के थ्रू आसानी हो सके। सेकंड, रॉ मटेरियल्स को आसानी से पोर्ट्स तक पहुँचाना और वहाँ से ब्रिटेन भेजना। थर्ड, पूरे इंडिया पर अपना कंट्रोल बनाए रखना ताकि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में आसानी हो। फोर्थ, रेलवेज़ के थ्रू फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना और प्रॉफिट कमाना। फिफ्थ, टेलीग्राफ की मदद से लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और मजबूत करना। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भारत के डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि अपने पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किया था। अब आगे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल को समझेंगे। अब तक हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किया था। लेकिन अब एक सवाल आता है कि क्या ब्रिटिश रूल का इंडिया पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था? इसका आंसर है हाँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चेंजेस इंडियंस के भले के लिए नहीं किए थे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपना एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत करना था। उन्हें लगता था कि वे लंबे समय तक इंडिया पर रूल करेंगे, इसीलिए वे ऐसी पॉलिसीज़ और सिस्टम्स बना रहे थे जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी और मिलिट्री पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो गई। उन्हें इंडियन कॉलोनी को रन करने में मुश्किल आने लगी। दूसरी तरफ इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट भी बहुत तेज़ हो चुका था। इन कंडीशंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इंडिया पर रूल करना मुश्किल हो गया और आखिरकार उन्हें इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जब वे इंडिया छोड़कर गए तब उनके द्वारा किए गए कुछ चेंजेस आगे चलकर इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए भी यूज़फुल साबित हुए।
अब इन्हीं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ब्रिटिश पीरियड में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे कल्टिवेटेड इन एरिया इंक्रीज हुआ और कल्टिवेटेड एरियाज भी पहले से ज़्यादा बढ़ाए गए थे। खेती पहले की तुलना में बढ़ गई थी। सेकंड, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रोड्स और रेलवेज़ की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पहले की कंपैरिजन में तेज़ और काफ़ी आसान हो गया था। लोगों की मूवमेंट बढ़ी, बिजनेस को बढ़ावा मिला और अलग अलग एरियाज़ के बीच में कम्युनिकेशन भी मजबूत हुआ। इससे नेशनल इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा मिला। थर्ड, चेक ऑन फेमाइंस। रोड्स और रेलवेज़ की मदद से फेमाइन और फ्लड जैसे सिचुएशन में दूर दराज के एरिया तक फूड सप्लाई और रिलीफ मटेरियल पहुंचाना पहले के कंपैरिजन में थोड़ा आसान हो गया था। फोर्थ, यूनिफॉर्म मॉनेटरी सिस्टम। ब्रिटिश रूल के दौरान पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म मॉनेटरी सिस्टम लागू किया गया। इसकी शुरुआत कॉइनेज एक्ट 1835 से मानी जाती है। इससे पूरे देश में मनी ट्रांजैक्शन में एक जैसा सिस्टम बना और बिजनेस करना पहले के कंपैरिजन में आसान हुआ। फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की। बैंक्स लोगों से डिपॉजिट लेते थे और डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड के लिए लोन्स भी प्रोवाइड करते थे। इससे बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिला। इससे पहले इंडिया में इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर था, जहां लोग ज़मींदारों, साहूकारों या दूसरे वेल्दी पर्सन से पैसे उधार लिया करते थे। सिक्स्थ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार किया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन लीडर्स ने इसी फ्रेमवर्क की कई अच्छी बातों को अपनाया और आज़ाद भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर बनाया। सेवेंथ, चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम में भी कई चेंजेस किए। उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन की तरफ कुछ ध्यान दिया और स्कूल्स में इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को भी बढ़ावा दिया, लेकिन इसका एम इंडियंस को इंडिपेंडेंट या एम्पावर बनाना नहीं था। असल में उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एजुकेटेड वर्कफोर्स की ज़रूरत थी। वे चाहते थे कि यहाँ के लोग इतना पढ़ लिख जाएं कि वे उनके ऑफिसर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन का काम आसानी से कर सके। अगर कोई इंडियन अच्छा एजुकेशन हासिल भी कर लेता था, तब भी उसे एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोजीशन नहीं दी जाती थी। ज़्यादातर इंडियंस को लोअर लेवल पोस्ट पर रखा जाता था और उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करवाया जाता था। यानी एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस किए गए थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज़रूरतों को पूरा करना था। हालांकि बाद में यही एजुकेशन सिस्टम इंडिपेंडेंट इंडिया के डेवलपमेंट में भी काफ़ी यूज़फुल साबित हुए। तो ये थे ब्रिटिश रूल के कुछ ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। अब आगे हम आखिरी टॉपिक स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को समझेंगे। अब इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को समझते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी का इस्तेमाल पूरी तरह से अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया था। ब्रिटेन को डेवलप करते करते उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को लगभग खोखला कर दिया था। एक वक्त था जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिश रूल के एंड तक इंडिया अपनी वही पहचान खो चुका था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया छोड़कर गई, तब इंडियन इकोनॉमी एक कॉलोनियल, सेमी फ्यूडल, स्टैग्नेंट, बट बैकवर्ड, डिप्लीटेड और एम्प्यूटेड इकोनॉमी बन चुकी थी। वन बाय वन इसे भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगभग 200 ईयर्स तक इंडिया पर रूल किया और उसे अपनी कॉलोनी बनाकर रखा। इस दौरान उन्होंने इंडिया से ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। इंडिया से रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन भेजे जाते थे ताकि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर का भी कमर्शियलाइजेशन किया। उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो कैश क्रॉप ग्रो करें इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इसका इंडियन फार्मर्स पर क्या असर पड़ेगा। लगभग 200 ईयर्स तक कॉलोनियल पॉलिसीज़ लागू रहने की वजह से उनका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर बहुत गहरा हो चुका था और यही रीज़न था कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी कॉलोनियल सिस्टम का असर तुरंत ख़त्म नहीं हुआ। अब बात करते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी की। ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडिया में फ्यूडल सिस्टम को बढ़ावा मिला। इस सिस्टम में लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स का रिलेशनशिप होता था। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स अपनी ज़मीन छोटे कल्टीवेटर्स को खेती करने के लिए देते थे और बदले में उनसे लैंड रेवेन्यू यानी लगान वसूल करते थे। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उस साल अच्छी बारिश हुई है या नहीं, फसल हुई है या नहीं। उस समय एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक रेनफॉल पर डिपेंड करती थी, लेकिन फिर भी लैंडलॉर्ड्स किसी भी हाल में अपना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए डिटरमाइंड रहते थे। धीरे धीरे इसी सिस्टम के साथ इंडिया में कैपिटलिस्टिक सिस्टम भी डेवलप होने लगा और दो अलग अलग क्लासेस बन गई। एक तरफ थे कैपिटलिस्टिक्स और दूसरी तरफ थे लेबरर्स। थर्ड है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो होती है जिसकी ग्रोथ बहुत स्लो स्पीड से होती है। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ भी काफ़ी स्लो थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि इंडिया की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और जब एग्रीकल्चर भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चलने लगा तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ा। दूसरी तरफ उस समय दुनिया के कई देश इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीनरी, कैपिटल गुड्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर तेज़ी से काम कर रहे थे, लेकिन इंडिया इन सभी एरियाज़ में काफ़ी पीछे था।
फोर्थ है बैकवर्ड इकोनॉमी। ब्रिटिश रूल के एंड तक इंडियन इकोनॉमी काफ़ी बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड हो चुकी थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, खेती करने के तरीके भी पुराने थे और मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल बहुत कम होता था। इसके अलावा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही काफ़ी हाई थे। पुअर हेल्थ कंडीशन और इलिटरेसी भी इसके बड़े रीज़न थे। आपको याद होगा कि उस समय इंडिया की लिटरेसी रेट लगभग 16% थी। और यहाँ लिटरेसी का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति पढ़ और लिख सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है। हम सभी अपनी कंट्री के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। अगर हम एजुकेटेड और स्किल्ड हैं तो हम अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन अगर हम अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी और इसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते थे। कई जगहों पर जितने लोगों की ज़रूरत होती थी उससे वो कई ज़्यादा लोग उसी काम में लगे रहते थे। इसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इन सब के साथ पावर्टी भी बहुत थी। ये सभी रीजंस मिलकर इंडियन इकोनॉमी को एक बैकवर्ड इकोनॉमी बनाते थे। फिफ्थ है डिप्लीटेड इकोनॉमी। अब बात करते हैं डिप्लीटेड इकोनॉमी की। पहले समझते हैं कि डिप्लीटेड का मतलब क्या होता है। आपने अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा होगा या आगे पढ़ने वाले होंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी एसेट की वैल्यू समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका कारण होता है उसका लगातार इस्तेमाल होना, वियर एंड टीयर, पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाना या बार बार रिपेयर्स की ज़रूरत पड़ना। ठीक इसी तरह जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया छोड़कर गई तब इंडियन इकोनॉमी की हालत भी काफ़ी हद तक डिप्लीटेड हो चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज़ को अपनी कैपेसिटी से कई ज़्यादा काम करना पड़ा था। ये वही इंडस्ट्रीज़ थी जिन्हें ब्रिटिशर्स ने अपने इस्तेमाल के लिए लगवाया था। इस वजह से प्लांट्स, मशीनरी और इक्विपमेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, लेकिन उनकी मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट या मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई खास अरेंजमेंट नहीं की गई। यानी इंडस्ट्रीज़ का लगातार इस्तेमाल तो हुआ लेकिन उन्हें बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया। इसे आप एक आसान एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको एक पुराना और बहुत ही बुरी हालत में घर दे दे और कहे कि अभी से एक शानदार महल बना लीजिए। ऐसा करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। ठीक इसी तरह इंडिपेंडेंट इंडिया को भी एक ऐसी इकोनॉमी मिली थी जिसे फिर से मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिक्स्थ, एम्प्यूटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेशन का मतलब होता है कि शरीर का कोई हिस्सा जिसको शरीर से अलग हो जाना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक पैर ही न रहे तो उसके लिए पहले की तरह चलना आसान नहीं होगा, उसे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसी ही सिचुएशन उस समय इंडियन इकोनॉमी की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंबे समय तक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। उन्होंने रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पर लोगों के बीच दूरियां बढ़ाई। आखिरकार इसी का परिणाम पार्टीशन के रूप में सामने आया और देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। पार्टीशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी को कई बड़े नुकसान हुए। सबसे पहला नुकसान था ह्यूमन लॉस। लाखों लोगों की जान चली गई, वुमेन्स के साथ अब्यूज़ हुआ, बच्चे ऑर्फन हो गए, लाखों लोगों को अपनी ज़मीन, घर और प्रॉपर्टी छोड़कर दूसरे जगह पर जाना पड़ा और वे रेफ्यूजी बन गए। इसके अलावा जूट और कॉटन से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ और इंडस्ट्रीज़ भी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। इन सभी रीज़न की वजह से इंडियन इकोनॉमी पर बहुत बुरा निगेटिव इम्पैक्ट हुआ। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 पूरा होता है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।